हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ड पॉइंट में। 30 अगस्त 2024 को जो पहले शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका ये सॉल्यूशन है मैथ का। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन है पहला मैथ का। यदि पी और क्यू का अनुपात 5:6 है तो क्यू और आर का अनुपात इतना दे रखा है, तो पी और आर का अनुपात बताइए। देखिए पी और क्यू का कितना दे रखा है 5 और 6। क्यू और आर का कितना दे रखा है, क्यू और आर का दे रखा है आपका 14 और 15। ठीक है, पी और क्यू का चाहिए था तो क्या करना है, 14 पंजे 70 और 15 छक्के 90। तो 70 और 90 का रेशियो कितना आ जाएगा 7:9। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा सही आंसर। ठीक है, अनुपात कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही कि या तो आप 14 को यहाँ रख लीजिए और इसके आगे 6 को यहाँ रख लीजिए, सामने सामने गुणा कर दीजिए, 14 पंजे 70 15 छक्के 90। तब भी आपका रेशियो पी और उसका पी और आर का कितना आएगा तो 7 और 9 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने की जो औसत गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी कितनी है? तो देखिए आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तो जो आपका 50 है और जो आपका 60 है, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 300। या तो आप एलसीएम मान लीजिए या फिर आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो 50 से भी कटे और 60 से भी कटे। तो 50 और 60 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था इसमें, जो कि आपका 300 था। 300 इसका क्या बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ऊपर दिया गया दंड आरेख एक कंपनी द्वारा 2 वर्षों में निर्मित 6 अलग अलग प्रकार की कारों का परसेंटेज दर्शाता है। यदि 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिशत 2000 के समान होता है तो 2001 में पी प्रकार की कारों की संख्या क्या थी? देखिए आपसे बोला है कि जो 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन है 2001 में, यानी ये जो उत्पादन है ये वाला गोला कैसे दर्शाता है, ये आपका पी को दर्शा रहा है क्योंकि पी का क्या है ब्लैंक है। ठीक है, तो ये आपका पी को दर्शा रहा है 2001 में और ये आपका 2000 में पी को दर्शा रहा है। बोला क्या आपसे कि 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन 2000 के समान है। तो 2000 में कितना उत्पादन था पी का, तो 2000 में पी का उत्पादन था 30%, जो किसके समान है 2001 के समान है। यही तो बोला 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन 2000 के समान है। 2000 में कितना था 30% था, इसका मतलब 2001 में भी कितना है 30% ही है। तो उत्पादित पी प्रकार की कारों की संख्या बताइए। तो 2001 में पी कितनी कारें उत्पादन करता है, तो ये करता है आपका टोटल कारें कितनी है तो 4,40,000। इसमें से पी कितना करता है 30%। तो 4 लाख का 30% निकालना था, 4,30,000 का, सॉरी 4,40,000 का 30% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो जीरो खत्म, कितना बचेगा 0 0 0, जो बचते 132, यानी कि 1,32,000। ऑप्शन देखिए 1,32,000 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, नीचे दिया गया बार ग्राफ 2000 के लिए 2013 के लिए विभिन्न व्यय श्रेणियों में कंपनी कुल व्यय को दर्शाता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है यदि विज्ञापन पर व्यय कितना है 2.55 करोड़। विज्ञापन कौन सा है ये, और ये किस में दर्शा रहा है परसेंटेज में, यानी 15% की आपको वैल्यू दे रखी है 2.55 करोड़। तो परिवहन और कर पर व्यय के बीच का अंतर क्या है, परिवहन और कर पर व्यय के बीच का अंतर, परिवहन पर कितना है 10%, व्यय पे कितना है 7.5%। तो दोनों डिफरेंस कितना हुआ 10 और 7.5 का डिफरेंस हो गया 2.5 यानी 2.5%। तो 15% की वैल्यू दे रखी है इतनी, 2.5% की वैल्यू पूछी है। तो 15% बराबर 2.55, तो 2.5% बराबर 2.55 अपन में 15 इंटू 2.5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 0.5 बार, 3 से काटिए, 3 से कटेगा आपका ये 0.85 बार। 85 पंजे कितने होते हैं तो 55 25 और 8 पंच 40 और 2 42, यानी कि 4.25 करोड़। 4.25 करोड़, सॉरी करोड़ नहीं लाख में दे रखा है ना, ये किस में दे रखा है लाख में, तो ये कितना आ जाएगा 42.5 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गुणा करेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा 42.5। ठीक है, यहाँ थोड़ा दोबारा देखिए कि ये आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो करोड़ में दे रखी थी और आपका ऑप्शन जो है वो लाख में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो 3 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट जो है वो 3 अंकों के बाद आना चाहिए। तो जब हम लाख में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट आपका 2 अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो लाख में है और जो वैल्यू दे रखी है वो करोड़ में है। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो 42.5 लाख ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ये दिया था कि एक आता है मैदान की लंबाई और चौड़ाई इस अनुपात में है। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान के परिमाप के अनुरूप
अनुदेश इस गति से चलता है तो 2.5 मिनट में पूरा चक्कर लगा देता है। तो मैदान में क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आपको करना क्या था इसमें, वैसे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे क्या कि जो ऑप्शन आपका 8 से कटे और 7 से कटे, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जो ऑप्शन आपका 8 से कटे और 7 से कटे वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए 8 से तो आपके सारे ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है। 7 से चेक करते हैं। जब आप 7 से चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो आपका 7 से कट रहा था, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका 7 से नहीं कटा था। इसका दूसरा तरीका क्या होता है निकालने का, तो वो देखिए मेरा जो बेसिक तरीका होता है वो, ये आपका आयताकार मैदान हो गया। मान लीजिए यहाँ से चलता है और इस कितनी स्पीड से चलता है वो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से 2.5 मिनट में तय करता है। तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी यहाँ से पूरा चक्कर लगाने में जो दूरी चली जाएगी वो इसकी परिमाप के बराबर निकल जाएगी। तो जो भी आपकी परिमाप निकल के आएगी वो इसकी परिमाप के बराबर रख देना है। तो वहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे और एक्स की वैल्यू को फिर बाद में गुणा किसमें करोगे आप 8 गुणा 7 गुणा एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो कुल मिला के अंत में जो गुणा होगा वो 7 और 8 का ही होगा, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो जो ऑप्शन हमारे 7 और 8 से कट जाए वही हमारा आंसर। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 और 8 दोनों से कट रहा था, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन DI का ये दे रखा था, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इतनी थी, ठीक है। पूछा क्या आपसे, तो पूछा है आपसे कि A, B और D में पुरुषों की कुल संख्या सभी दिए गए राज्यों की कुल संख्या से के कितने परसेंट थी। किसका पूछा? A का, B का और D का, ठीक है। तो देखिए पूछा किसमें, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। जब परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाती है तो इस वैल्यू का कोई यूज नहीं रह जाता। तो आप इसको कोई भी वैल्यू मान लीजिए, जैसे सुविधा के लिए आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इसको पूरी वैल्यू को 100 मान लो, ठीक है। जब इसको 100 मान लोगे तो 25% 25 ही हो जाएगा और इसका 20% 20 ही हो जाएगा और इसका 12% 12 ही हो जाएगा, ठीक है। पूछा किसका है, पुरुषों की संख्या। तो पुरुष कितने हैं, तो इसमें 5 है, महिला कितनी 3, यानी कुल मिला के 5/8 हो जाएंगे पुरुष, ठीक है। 8 में से 5 पुरुष हो जाएंगे और यहाँ पे 20 में से 3 पुरुष हो जाएंगे, कितने में से 4 में से, और यहाँ पे आपके 3 पुरुष हो जाएंगे कितने में से, तो 8 में से। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 25 पंजे 125/8, तो ये आएगा आपका 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। और ये आपका 3 से कटेगा, 4 से कटेगा 5 बार, 5 दिया, ये 15 आएगा आपका। और ये हो जाएगा आपका 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 3 9/2 यानी कि 4.5। तो 15 15 30 30 और 4 साढ़े 34, यानी 35 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। 35 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 35 के आसपास है, ठीक है। ये 35.1 क्यों आया, क्योंकि यदि आप यहाँ पे काटोगे तो आपका 15.6 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं थी, आप लगभग किसी भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो उसका राइट आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया था, आपसे पूछा था केंद्रीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण में डिग्रियों की लगभग संख्या कितनी होगी, यानी कितने डिग्री के बराबर होगा। तो कितना कॉर्पोरेट कितना 34%। तो 34% आपको पता है कि पूरा गोला 100% का होता है, तो 100% की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 360 डिग्री के बराबर होती है। तो 34% किसके बराबर हो जाएगा, 360 बटे में 100 गुणा 34, ठीक है। 0 से 0 खत्म। 34 गुणा 36 कितना होता है, तो 6 चौक 24 और 4 दिया 12, 12/10 यानी कि 122.4, यानी लगभग 122 आंसर आएगा, ठीक है। कि लगभग 122 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, ये 36 गुणा कितना बन गया, ये 36 गुणा बन गया 34। अब आपने गुणा करने में इसमें टाइम लगाया होगा, तो इसकी ट्रिक भी होती है। कब, जब आगे के अंक समान हो और पिछले के दोनों अंकों का योग 10 हो। तो 6 चौक 24, आगे जो संख्या लिखी हुई है उससे एक संख्या से बढ़ाकर गुणा कर दिया है, 3 का गुणा 4 से करें, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 122.4, ठीक है। तो आपको ये सारी ट्रिकें भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य मतलब प्रिंटिंग प्राइस जो होती है वो, यानी अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए कि ताकि 12% का लाभ हो। मान लीजिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, वो उस पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 140। अब वो कह रहा है कि छूट देने के बाद भी लाभ कितना होना चाहिए 12% का, यानी हमारा क्रय मूल्य 100 था तो लाभ हमें 12% का होना चाहिए, यानी 112 में बेचनी चाहिए चीज़। इस पर हम कितनी छूट देंगे 112 में बिकेगी, तो 140 वाली चीज़ पे हम 28 रुपये की छूट देंगे तभी तो 112 में बिकेगी। तो 28 रुपये की छूट 140% का कितना परसेंट हो गया, 140 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 28 रुपये की छूट 140 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे 100 का, 28 पंजे 140, अब 5 से कटेगा 20, यानी कितने परसेंट की छूट देनी पड़ेगी, तब हमें 12% का लाभ होगा, तो हमें 20% की छूट देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, एक वस्तु को 1700 में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि हो रही है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। यानी जब 1700 में बेच रहा है तो 15% का लॉस हो रहा है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसका जो अंकित मूल्य है वो 100 है, 100 था, तो 100 पे 15% का लॉस पे बेच रहा है पहले, तो 85 में बेच रहा होगा। और जब 20% का लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। क्लियर सी बात है। जब 85 में बेच रहा था तब कितने की बेच रहा था, 1700 की। तो जब 120 की बेचेगा तो कितने की बेचेगा, तो 1700 बट्टे में 85 गुणा 120। ठीक है, तो 17 से कटेगा 100 बार, 17 पंजे 85 और 5 से कटेगा आपका 20 बार, और 20 इंटू 120 बार दूनी 24, यानी कि 2400। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। यदि वो उसे 1080 रुपये अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता। देखिए, क्रय मूल्य यदि मान लीजिए 100 था, तो पहले वो 10% हानि पे यानी कि 90 में बेच रहा था, और 10% का लाभ यानी कि 110 में बेच रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की। ये वृद्धि किस वजह से हो रही है, क्योंकि वो 1080 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो 20 की वैल्यू 1080 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू, 100 हमने क्या माना, क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसका 5 गुना है, इसका भी 5 गुना कर दीजिए। 1080 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5400। ठीक है, 5400। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप डायरेक्ट ये ना समझ, यदि आपको ये सब पता होता तो आप डायरेक्ट कैसे निकालते, 10% हानि है, 10% लॉस है, 20% की वैल्यू इसके बराबर है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 5400 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था, 5.1 था, 9 का कितना था, इतना था, 17 का बताइए। देखिए, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग कैसे निकालेंगे, योग बराबर संख्या गुणा औसत। तो देखिए, 8 का औसत कितना था, 5.1, तो 8 का योग कितना हो जाएगा, तो 8 का मार 8 पंच 40, 40.8 हो जाएगा। 9 का कितना था, तो 9 का था 6.8, तो योग इनका कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 9 8 72, 9 6 54 और 7 61। ठीक है, इन सबको जोड़ लिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 102। यानी कि 17 संख्या को योग कितना, 102। तो ये औसत औसत कितना हो जाएगा, 102 बट्टे 17, कितना आ जाएगा, 17 छक्के 102, कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी। 7 क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना है, 26, 126 है। तो सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। तो मैंने आपको कई बार सवाल कराए इस टाइप के कि जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो 7 है, तो 7 में बीच वाली संख्या कितने हो जाएगी, औसत हो जाएगी, यहाँ 126 औसत होगी, तो बीच वाली संख्या 126 हो गई, तो 3 पहले होंगी और 3 इसके बाद में होंगी। तो सबसे पहले वाली निकालनी है, तो इसमें से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 123। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 123। सबसे बड़ी तो 3 जोड़ देते, 129 सबसे बड़ी हो जाती। सबसे छोटी पूछिए तो 123 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इस अनुपात में है, 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी है। समान मात्रा में दूध मिलाया जा रहा है और समान मात्रा में पानी मिलाया जा रहा है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। तो प्रारंभ में पूछा, प्रारंभ में कुल मिश्रण की मात्रा कितनी थी। तो देखिए, प्रारंभ में कुल मात्रा थी कितनी, 3 और 4 7। तो जो संख्या 7 से कट जाए वही आपका ऑप्शन होना चाहिए था। एक ही ऑप्शन था जो 7 से कट जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका, तो देखिए 3:4 था, 4:5 हो गया। कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि, क्योंकि दोनों में समान वृद्धि हो रही है। जो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। 1 10 के बराबर है, 3 और 4 7, 7 किसके बराबर हो जाएगा, 7 ढाई 70 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 7% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। देखिए, सवाल आपका सिंपल था, लेकिन इसकी भाषा चेंज करने की वजह से बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई शुरू में मान लीजिए ए का जो वजन था वो 100 था, और बी का कितना है, बी का वजन रखने की वजह से वजन कितना बढ़ गया है, 60% बढ़ गया। इसका मतलब कुल वजन कितना हो गया, 160 हो गया। तो इसका मतलब बी का वजन कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि बी को हटा दिया जाए, यानी 60 को हटा दिया जाए, तो कुल वजन का कितना परसेंट हटाएगा। तो 60 जो हटेगा वो 160 का कितना परसेंट हटेगा, तो गुणा कर देंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा आपका, 20 से कटेगा 8 बार, 20 से कटेगा 3 बार। 3/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 37.5%। ये आपको मैंने आपके जो आपका 30 या 24 में जो हुआ था एग्जाम, उसमें भी समझाया था मैं कि 3/8 की फ्रैक्शन 37.5 ही होती है। तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 37.5%। इसको आप दूसरे तरह से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन के जो आपने क्वेश्चन करे होंगे वो कहता कि यदि चीनी का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो 100 से 160 हो जाएगा। तो कितने परसेंट चीनी कम की जाए कि मतलब जो कि आपका जो खर्चा है वो सेम रहे। तो कितना कम करेंगे, तो 60 कम करेंगे इस पे 160 पे, कितने परसेंट हो जाएगा, तो 37.5% हो जाएगा। आपने इस टाइप के सवाल करे होंगे, लेकिन उसने लैंग्वेज चेंज कर दिया तो आपको
इस तरह से दे दिया है, ठीक है। बाकी सवाल आपका यही वाला है। तो 37.5% इसका आंसर निकल आएगा। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर बताइए। यहाँ राशि 1 से कितनी हो जाती है, 4 गुनी, यानी 4 हो जाती है। तो ब्याज कितना मिला होगा हमें, 4 माइनस के 1 यानी कि 3 रुपये ब्याज मिला होगा। तो 3 रुपये ब्याज मिला है किस पे, 1 पे मिला है, ठीक है, 1 रुपये। 3 रुपये ब्याज 1 रुपये पे मिला है। दर मान लेते हैं आर है, समय कितना है 20%, 20 साल, बटे में कर देंगे 100, ठीक है। क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो होता है। 3 रुपये की ब्याज मिल रही है, तो 20 से कटेगा 5 पर, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। आर की वैल्यू कितनी आ गई 15%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने % वृद्धि होनी चाहिए। ये सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं और मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में करवाया है और हर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें भी आपका ये सवाल आया है। एक ही फॉर्मूला यूज करना है इसमें, सी पी अपॉन एम पी बराबर 100 माइनस के टी अपॉन 100 प्लस के पी। तो सी पी अपॉन एम पी क्रय मूल्य बट्टे में अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस के छूट कितनी है, तो 10% की है, और 100 प्लस के प्रॉफिट कितना है, तो 8% का है। तो ये हो जाएगा आपका 90 बट्टे में 108, यानी सी पी आपका 90 है तो एम पी कितना है 108 है। यानी कितना बढ़ा के लिखा जा रहा है, 18 बढ़ा के लिखा जा रहा है। वो कह रहा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की कितने % वृद्धि होनी चाहिए। तो कितने % की वृद्धि हुई है, 18 की वृद्धि हुई है किस पे, क्रय मूल्य पे। तो 90 गुणा कर देंगे 100 का, 18 पंजे 90, 5 से 20 बार, यानी कितने % आ गया आपका, ये 20% आपका प्रॉफिट, मतलब 20% उसको अंकित मूल्य को बढ़ा के लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 हो जाएगा होगा। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है, देखिए 10 वर्ष बाद 80 हो जाएगा, तो इसका मतलब वर्तमान में कितना, दोनों में 10 साल घटा देंगे, तो वर्तमान में जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 3624 कितना 60 होता है, 4575 होता है, ये आपका 45 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70। 60 किसका हो रहा है, एक ही ऑप्शन का हो रहा है, आपको ऑप्शन से कर लेना चाहिए सवाल को। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है और वो 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए। देखिए पहले भी आया था ये क्वेश्चन, अब दोबारा देखिए। दर कितनी है, दर आपकी 4% है। 4% का फ्रैक्शन रूप कितना होता है, 1/25, यानी कि 25 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी, तो मिश्रण कितना हो जाएगा 26। जब भी किस्त की बात करते हैं इसका वर्ग कर देते हैं, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 26 का वर्ग 676। ये क्या होती है, ये किस्त होती है, ठीक है, ये आपका मूलधन होता है। तो 26, चूंकि किस्त दोनों समान है तो समान किस्त करनी पड़ेगी, यहाँ 676 है तो इसको 676 बनाने के लिए इसमें 26 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 650 और ये हो जाएगा आपका 676, यानी कुल मिला के आपका मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया आपका 1275। लेकिन मूलधन था कितना 3825 और किस्त कितने की है, तो 676 की, यानी 1225 की वैल्यू है आपकी 3825। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3825 बटे में 1275। किस्त निकालनी, किस्त कितनी की 676 की, वहाँ कर लीजिए, सॉल्व करिए इसको। तो 25 से कटेगा, 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितने बचे 13, 25 पंजे 125, 12 बचे, 25 पंजे सॉरी कितने बचेंगे, 25 से कम 25, ये 13 बचेंगे, 25 पंजे 125, 7 बचेंगे, 25 दिया 75। 51 से कटेगा 3 बार, इसका इसमें 3 में गुणा कर दीजिए। 3 में गुणा करने से अच्छा है एक इकाई अंक देख लीजिए, 3 18, इकाई अंक कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक कितना है 8 है, पूरा गुणा करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा 2028 ही आएगा, ठीक है। तो आप समय का सदुपयोग करिए, इकाई अंक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल कितना है 36 है, मासापा इनका 4 है, उन संख्याओं के कितने युग्म संभव है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है प्रैक्टिस सेट में, यदि आपने देखे होंगे तो आप आराम से करके आए होंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिए मासापा इसका 4 है तो संख्या हमारी 4 है और 4 भी होंगी, क्योंकि मासापा के मल्टीपल में ही संख्या होती हैं। दोनों का योग कितना है 36 है, तो यहाँ से a प्लस बी हमें कितना मिल जाएगा, 4a प्लस बी बराबर मिल जाएगा हमें 36। तो a प्लस बी बराबर हमें मिल जाएगा 36/4 यानी कि 9। अब हमें 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ये जो 9 है दोनों संख्याओं का योग के बराबर है, तो 9 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, तीनों 6 तो कॉमन है आपस में तो ये नहीं होगा, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद तो संख्या रिपीट होंगी, तो इसके कितने टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये हो गया, एक ये और एक ये, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो ऐसे इसके 3 जोड़े संभव हैं। ये तो संभव नहीं होगा क्योंकि इसमें आपस में क्या है कॉमन है संख्याएं,
तो कितने जोड़े संभव हैं इसके, तो इसके 3 जोड़े संभव हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद ये 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से विपरीत दिशा से चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। पूछा क्या है, पूछा है आपको रेलगाड़ी की लंबाई। तो जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो चूंकि दूसरी तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है ना, दूसरी तरफ से आ रहा है तो इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, 23.6 प्लस 12.4, 23.6 प्लस 12.4 कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यानी कि 36 बराबर दूरी कितनी होगी, जितनी उसकी लंबाई होगी ट्रेन की, क्योंकि व्यक्ति को पार करने पर अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलती है। तो एल मान लेते हैं, बटे समय कितना है, तो 11 सेकंड, ठीक है। अब 36 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये आपका मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 से गुणा करके 18 से कटेगा 3 बार, और 3 5 या 15, ठीक है। तो 18 से कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, तो 10 इंटू 11 बराबर एल। तो एल बराबर कितना आएगा, 110 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए इसमें आपका इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई का पूछा जाता तब इसका यूज होता, इसके वजह से कोई इसका यूज हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्वविभाजित हो जाए। तो इसका कुल मिला के इसका एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होती है, छोटी छोटी संख्या जो इन संख्याओं से कट जाए। तो देखिए जीरो तो छोटी छोटी संख्या हो नहीं सकती, वैसे तो जीरो इन तीनों से कट जाएगी, पूरी कटेगी, लेकिन जीरो एलसीएम नहीं होगा। इसके बाद क्या देखिए 48 से 120 कटेगा तो नहीं कटेगा, क्या 24 से 120 240 कटेगा, 48 से कटेगा तो कटेगा, 60 से भी ये कटेगा। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम। देखिए ये भी संख्या आपकी कटेगी इन तीनों से, लेकिन आपसे पूछा क्या छोटी से छोटी, तो 240 ही आपका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा, ठीक है। भाग देखिए चेक कर लेते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाता। नेक्स्ट देखिए, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को इस 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वो चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में व्यवस्थित हों, एक ठोस वर्ग में व्यवस्था करे, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या है। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी थी जो इन चारों से तो कटे ही कटे, साथ में एक पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। तो देखिए ये आपका 1440 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 900 और 3600 और 900 जो आपके पूर्ण वर्ग संख्या हैं। अब आपको क्या करना था, अब आपको 12, 15, 16 और 18 इनसे कटने वाली संख्या देखिए। तो देखिए 16 से क्या आपका 900 कटेगा, तो 16 से 900 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 16 जो बना है वो 8 से बना है, और 8 से कटने की शर्त क्या होती है, अंत के तीनों अंक 8 से कटने चाहिए। जब हम 8 का भाग 900 में देंगे तो 900 भी हमारा नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो हमारा इन सबसे कटा था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन सामान्य दिशा में चल रहे दो पुरुषों को क्रमशः 11 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति बताइए। देखिए दोनों ही कंडीशन में अपनी लंबाई के अलावा दूरी चलेगी, और दोनों ही कंडीशन में ट्रेन की जो चाल है वो समान रहेगी। तो देखिए मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई है वो एल है, तो पहली कंडीशन में जब वो पहले व्यक्ति को पार कर रही है 6 किलोमीटर वाले को, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल क्या होगी, इनकी सापेक्षिक चाल, यानी ट्रेन की स्पीड हमने एक्स मान ली, इनकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी एक्स माइनस के 6 गुणा समय कितना लग रहा है, तो 11 सेकंड का, यानी कि चाल गुणा समय। दूसरी कंडीशन में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगा, और एक्स माइनस के 5 सापेक्षिक चाल हो जाएगी, और समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड का, ठीक है। दोनों कंडीशन में लंबाई बराबर है ट्रेन की, दोनों बराबर रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स माइनस की 6 इंटू 11 बराबर एक्स माइनस के 5 इंटू 10, ठीक है। सॉल्व करिए, 11 एक्स माइनस के 66 बराबर 10 एक्स माइनस के 50। तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 66 इधर जाएगा तो 66 में 50 जाएंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूर की अनुपस्थिति में के कारण इसे 65 दिनों में पूरा किया गया। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी, मान लेते हैं प्रारंभ में मजदूर थे एक्स थे, जो कितने दिन में काम कर रहे थे, 150 दिन में कर रहे थे। अब 15 मजदूर कम हो गए तो एक्स माइनस के 15 मजदूर हो गए, और काम कितने दिन में कर रहे हैं, तो 165 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। बस M1D1 बराबर M2D2 सॉल्व कर लीजिए। 15 से 10 बार, 15 से 11 बार, तो 10x और ये कितना 11x माइनस 165, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 10 इंटू एक्स, तो 10x हो जाएगा बराबर 11x माइनस के 11 इंटू 15 कितना होता है 165, ठीक है। तो
एक्स 10x इधर जाएगा तो इधर x बचेगा और इधर आएगा तो 165 हो जाएगा। तो शुरू में मजदूर कितने थे? तो शुरू में मजदूर आपके 165 थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ए बी को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है और 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 रुपये देता है और एक घड़ी लौटाता है, तो घड़ी का मूल्य कितना हो? तो चला ये बताइए कि 10% की दर से 30,000 रुपये 5 साल में कितने हो जाएंगे? तो 30,000 रुपये पे 5 साल के लिए 10% की दर से ब्याज हमें कितना मिल जाएगा? तो ब्याज मिल जाएगा हमें 3,000 इंटू 5 यानी कि 15,000 रुपये हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा? तो 15,000 रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्लियर? 15,000 रुपये ब्याज मिल जाएगा। 30,000 के हमें कितने चुकाने पड़ेंगे? तो हमें चुकाने पड़ेंगे 45,000। ठीक है, जिसमें से 45,000 में से वो 40,000 तो किस्त मतलब कैश दे रहा है, बाकी घड़ी लौटा रहा है, तो घड़ी का मूल्य कितना बचेगा? 40,000 घटा दीजिए, इसमें से कितना बचेगा? 5,000 रुपये। यानी जो घड़ी है वो कितने हज़ार की पड़ेगी? तो 5,000 की पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी इसको 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए आपको क्या करना है, 10, 15 और 12 का एलसीएम यानी कि 60 के बराबर आपने टोटल काम मान लिया। तो ए और बी 10 दिन में करें तो इसको नए पेज पर समझाता हूँ। देखिए ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन कि ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस सी आपका 12 दिन में। तीनों का एलसीएम मान लिया हमने कि 60 दिन में टोटल जो काम है वो 60 है। इसको ए प्लस बी 10 दिन में करा तो एक दिन में 6 काम करेंगे, ये आपके एक दिन में 4 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेंगे। यानी ये सब टोटल मिलके टोटल मतलब ए प्लस ए यानी कि 2a हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। तीनों का जो एक दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और 5 15। तो इसका डबल हो रखा है, तो ए प्लस बी का निकालिए यहाँ से, ए प्लस बी का निकल के आएगा 15/2। ठीक है, यानी ए प्लस बी का तीनों का एक दिन का काम 15/2 है। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 60 बटे में 15 बटे में 2 है तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8। टोटल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? तो 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया था कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 और 16 दोनों से भाज्य है। यानी 12 और 16 से कटने वाली संख्या बताइए। इनका एलसीएम था 12 16 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, 12 16 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही था आज का प्रैक्टिस सेट। आज मेरा बर्थडे भी है, यदि आप लोग विश करना चाहते हैं तो विश भी कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।